I'll just discuss briefly about the syllabus that we have to go through in this subject. तो ये कोर्स जो है 4.5 क्रेडिट्स का कोर्स है. हमारे कॉन्टैक्ट आवर्स इस तरह के होंगे: 3 hours फॉर lectures, 1 hour for tutorial and 2 hours for practicals. जो सिलेबस है वो बहुत इस तरह का है कि there is lot of variety in the concepts. Okay, for example, one unit is entirely on graph theory. यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि ग्राफ थ्योरी को यूज करके कैसे हम जो सर्किट्स हैं उनके लिए हम इक्वेशंस ऑब्टेन करते हैं in terms of the voltages and currents. Another unit is on network theorems. सर्किट एनालिसिस को डिटेल में कैसे किया जाता है वो हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा था. वी यूज ब्रांच करंट मेथड, वी यूज मैश करंट मेथड, वी यूज नोडल एनालिसिस. ये बेसिक मेथड्स हैं जिससे हम सर्किट एनालिसिस करते हैं. इसके अलावा हम नॉर्मली थ्योरम्स यूज करते हैं जो एक तरह के शॉर्टकट्स हैं टू ऑब्टेन certain values under certain conditions, right? So there is a detailed discussion on network theorems. यहाँ पर हमारा मेन एम्फेसिस जो रहेगा वो एसी सर्किट्स पर रहेगा, ऑल्दो वी विल डिस्कस अबाउट डीसी सर्किट्स आल्सो. और उससे एक स्पेशल केस के रूप में हम एसी सर्किट्स को भी पढ़ेंगे. इसका मतलब ये है कि हम फेजर डोमेन में एसी सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. मल्टीपोर्ट नेटवर्क्स विल बी अनदर पार्ट, जहां पर हम ये देखेंगे कि अगर हमारे लिए पास एक नेटवर्क है जो एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, तो हम कैसे इंटर रिलेट करते हैं बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज. ओके, हम एस डोमेन में, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन कहते हैं, उसमें देखेंगे नेटवर्क्स का बिहेवियर, which will be this unit on network functions. बहुत इंटरेस्टिंग होगा और ये बहुत फंडामेंटल चीज होगी जो आगे बहुत सारे कोर्सेज में हमें काम आएगी, स्पेशली इन कंट्रोल सिस्टम्स. ये वाला जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं ये सारा नेटवर्क एनालिसिस का पार्ट है, यानी यू हैव अ नेटवर्क एंड यू एनालाइज द नेटवर्क. एक पार्ट हम पढ़ेंगे जो नेटवर्क सिंथेसिस का पार्ट होगा, यानी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता है कि किस तरह के हैं, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्रिएट करने के लिए हमें एक नेटवर्क सिंथेसाइज करना है, एक नेटवर्क बनाना है, which may basically consist of L, R and C. तो हम देखेंगे कि नेटवर्क सिंथेसिस को कैसे किया जाता है. फाइनल जो डिस्कशंस होंगे दैट विल बी ऑन टाइप्स ऑफ फिल्टर्स, कैसे सर्टन फ्रीक्वेंसीज को सप्रेस किया जाए, कैसे सर्टन फ्रीक्वेंसीज को पास होने दिया जाए, राइट? तो ये भी हम एक सर्किट की हेल्प से अचीव करते हैं. सो दैट इज व्हाई दिस फॉर्म्स द पार्ट ऑफ network theory. So we see that there is a lot of variety in this course, और हमें ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो certain depth तक पढ़ने ही पढ़ने. So we have lot to do in this course, in this semester. So what I expect from you is to be regular in your classes. Classes में आप regular रहें, ध्यान से सुने. Feel free to ask any questions. अगर आपसे क्लास मिस हो जाती है तो आई विल बी शेयरिंग ऑल द वीडियोस आल्सो. जैसे हमारी क्लास होगी इमीडिएटली आई विल शेयर द वीडियोस, द रिकॉर्डिंग्स. तो अगर आपसे क्लास मिस होती भी है तो प्लीज टेक केयर दैट यू गो थ्रू द वीडियो वंस एटलीस्ट, सो दैट यू आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड इन व्हाट वी डिस्कस, क्योंकि ये सारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. अगर हम एक कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे तो दूसरे कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, राइट? हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क थ्योरम्स से. उसके दो रीजंस हैं. पहला रीजन ये कि जो बेसिक्स हैं सर्किट थ्योरी के, वो हमें सबसे पहले आ जाने चाहिए बिफोर गोइंग इनटू एनी अदर टॉपिक इन दिस सब्जेक्ट. और दूसरा रीजन ये कि मुझे जो फील होता है कि जो सबसे ज्यादा टाइम डिवोट करना है हमें वो यहीं पर करना पड़ सकता है, तो हम सबसे पहले इसीलिए इसको कवर कर लेंगे. बाकी टॉपिक्स जो हैं वो रिलेटिवली इजियर हैं एज कंपेयर टू नेटवर्क थ्योरम्स, क्योंकि हम बहुत सारे थ्योरम्स के बारे में इस यूनिट में पढ़ रहे हैं. जो इवैल्यूएशंस हैं, मार्किंग्स हैं, वो दैट हैज टू बी शेयर्ड फ्रॉम द डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स, हिज ऑफिस, क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी है कि ये पूरा सेमेस्टर किस तरह से चलेगा. लेकिन जो सेशनल वाला कंपोनेंट है मैंने आपको बता दिया, उसके लिए आई विल बी रिलाइंग मोर ऑन द असाइनमेंट्स पार्ट बेस्ड, व्हिच विल बी बेस्ड ऑन द concepts that we are
we are covering in the classes. Okay, so हम लोग ये जो नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम स्टार्ट करेंगे किरचॉफ्स लॉज से, इनको कैसे अप्लाई किया जाता है इन बोथ डीसी सर्किट्स एंड एसी सर्किट्स। एक शॉर्ट रिव्यू हम करेंगे। हम एसी सर्किट्स के बारे में एक रिव्यू करेंगे, especially in the context of analyzing the circuits in terms of phasors। ठीक है, बहुत इजी है। अगर हमें डीसी सर्किट समझ में आता है तो एसी सर्किट भी बहुत इजीली हमें समझ में आ जाएगा। हम फेजर्स के टर्म्स में एनालाइज करेंगे। ये वाला डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आप लोग जो और कोर्सेज पढ़ेंगे, स्पेशली पावर सिस्टम्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक मशीन्स पढ़ेंगे, उसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि यू अंडरस्टैंड हाउ टू एनालाइज एसी सर्किट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर्स, उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन कैसे किया जाता है एक्सप्रेस, और उसके बेसिस पे सर्किट को एनालाइज कैसे किया जाता है। सो दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन अदर कोर्सेज आल्सो। उसके बाद हम आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम पर, विच इज नोन एज थेवेनिन्स थ्योरम। ये भी आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा था। हम इसको अपने पर्सपेक्टिव से फिर से एक बार पढ़ेंगे। बहुत सिंपल रहेगा, सिंपल मेथोडोलॉजी से हम पढ़ेंगे, लेकिन हम एसी और डीसी सर्किट्स दोनों के लिए पढ़ेंगे। एक बार हमें थेवेनिन्स थ्योरम समझ में आ जाएगा तो इसका जो ड्यूअल थ्योरम है, दैट इज नोन एज नॉर्टन्स थ्योरम। तो इमीडिएटली वी विल अंडरस्टैंड नॉर्टन्स थ्योरम आल्सो, इसलिए मैंने इसको साथ में क्लब किया हुआ है। थेवेनिन्स थ्योरम हमें समझ में आएगा तो साथ साथ हम अप्लाई कर पाएंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अगेन इट इज एन इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो हम एसी और डीसी सर्किट्स दोनों के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ेंगे। नॉर्टन्स एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बोथ आर लिंक्ड टू थेवेनिन्स थ्योरम। तो फंडामेंटली हमें सिर्फ थेवेनिन्स थ्योरम समझने से हमारा काम हो जाएगा, बाकी दोनों भी हमें समझ में आ जाए। सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में हम इसके बाद में पढ़ेंगे। ऑल्दो ज्यादातर बुक्स में सुपरपोजिशन थ्योरम पहले कवर किया गया है, पर मुझे ये फील होता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम एक लेंदी प्रोसेस है सर्किट थ्योरी एनालिसिस के, सर्किट एनालिसिस के लिए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बाद में प्लेस किया, सो दैट यू डोंट फील कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से हम क्यों होकर जा रहे हैं। बट इट इज एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम फॉर मेनी ऑफ द टॉपिक्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंस के थोड़े से थ्योरम्स हैं, फॉर एग्जांपल मिलमैन्स थ्योरम है। इंपॉर्टेंट उस केसेस में है जहां पर हम इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर सके कि एक सर्किट इस फॉर्म में है कि यू कैन डायरेक्टली रिड्यूस इट टू द फॉर्म गिवन बाय मिलमैन्स थ्योरम। तो वहां पर हम सॉल्यूशन पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स लेकिन अगर देखें तो इट इज हेविली बेस्ड ऑन थेवेनिन्स थ्योरम ओनली। इसी तरह से तीन और थ्योरम्स हैं, रेसिप्रोसिटी, कॉम्पनसेशन एंड टेलिगेंस। So relatively they are less important, so I have placed them at the end. तो इस यूनिट में we have lot to cover. We will be discussing all these topics. So हमारा डिस्कशन ऑफ कोर्स जो स्टार्ट होना चाहिए वो इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट होना चाहिए। व्हाट इज इट? क्योंकि वी विल बी डीलिंग विद इलेक्ट्रिक करंट्स एंड वोल्टेजेस, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आर इंटर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो होता है तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है क्योंकि देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो उसके लिए हम हेल्प लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, जहां से पोटेंशियल की एक्चुअली डेफिनेशन आती है। और फाइनली लाइक देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। सो एक्चुअली होता ही है कि अगर हम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो थिंग्स स्टार्ट एक्चुअली विद इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर से वी गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज, राइट। और इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करते हैं as the flow of electric charge. So naturally we need to define what is electric charge, और potential difference को define करने के लिए we need to understand what is electric potential. Sorry. और potential को समझने के लिए we need to understand what is potential energy. So this is how all these things are related.
बट वंस वी अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स, हम सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस को हम समझ जाएं, तो बाकी चीजें समझना बहुत आसान हो जाता है. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we'll start with the concept of electric charge. But before that, मैंने आपको बताया कि हमें जो कहानी जो चालू होती है वो पूरी इलेक्ट्रिक पावर से स्टार्ट, वो इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि जो फंडामेंटल क्वेश्चन है वो ये है कि सर्किट्स को कनेक्ट करने की जरूरत ही क्या है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे सिंपल सर्किट्स हमने देखे. जो सिंपलेस्ट पॉसिबल सर्किट है जो हम देख सकते हैं वो ये है कि हमारे पास एक बैटरी है, हमारे पास एक बल्ब है, और हमने एक स्विच की हेल्प से बैटरी और बल्ब को कनेक्ट किया है. जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, दिस बल्ब ग्लोज. सो ये एक सबसे सिंपल प्रैक्टिकल सर्किट है. क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ कनेक्टिंग दिस काइंड ऑफ सर्किट, हम ऐसा सर्किट कनेक्ट कर ही क्यों रहे? तो उसका आंसर ये कि पर्पस जो है इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्ट करने का, वो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. हम इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं. यानी ये जो बैटरी है, इसमें देयर इज एनर्जी which is stored in the battery as chemical energy. और हम क्या चाहते हैं? हम लाइट एनर्जी चाहते हैं. we need light for some purpose. तो हमें क्या करना है? उस इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना है. सो बैटरी क्या कर रही है? बैटरी इज कन्वर्टिंग दैट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और ये सर्किट हमने कनेक्ट किया है, तो इसमें क्या हो रहा है? वंस यू कनेक्ट दिस बैटरी टू द बल्ब, देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज. बल्ब से जब चार्ज फ्लो होता है तो जो फिलामेंट है दैट बिकम्स हीटेड अप. जब वो हीटेड अप हो जाता है तो इट रेडिएट्स लाइट, और उससे हमें लाइट एनर्जी मिल रही. सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज केमिकल एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म व्हिच इज लाइट एनर्जी. बट दिस इज बीइंग अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स. तो इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्ट करने का जो पर्पस है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. ऑफ कोर्स हम जैसे जैसे इंजीनियरिंग में आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि और भी पर्पसेस जो है वो सर्व होते हैं इससे. फॉर एग्जांपल सिग्नल प्रोसेसिंग, दैट इज अ पर्पस. हमारे मोबाइल फोन्स में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इतना कॉम्प्लिकेटेड, उसका मेन पर्पस एक फॉर्म ऑफ पावर को दूसरे फॉर्म ऑफ पावर में कन्वर्ट करना नहीं है. उसका मेन पर्पस है सिग्नल प्रोसेसिंग करना. यानी हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेस, आइदर वोल्टेजेस और करंट्स. और एक सर्किट जो है उनको प्रोसेस कर सकता है वोल्टेजेस और करंट्स को, यानी कि बेसिकली सिग्नल को प्रोसेस कर रहे हैं. हम आएंगे उस तरह के एप्लीकेशंस में लेटर ऑन. बट टू स्टार्ट विद, हमारे लिए ये अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है कि सर्किट को कनेक्ट करने का पर्पस है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. जो बेसिक्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, वो हमें मालूम है कि इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है P, दैट इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस करंट एंड द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू. यानी अगर हमारे पास ये एक डिवाइस है which is connected in an electric circuit, और इस डिवाइस के दो टर्मिनल्स हैं A एंड B, तो हम ये बता सकते हैं कि इस डिवाइस में जो पावर कंजम्पशन है वो कितना है. वंस वी नो द करंट थ्रू इट, मान लेते हैं करंट A से B की तरफ फ्लो हो रहा है, इट इज IT, और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज VT. तो जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो पता लग जाएगी. सो दैट इज व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज इंपॉर्टेंट, राइट? हमारा जो पर्पस है इलेक्ट्रिक सर्किट्स को कनेक्ट करने का, वो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर जो है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ voltage and current, and that is why we need to understand voltage and current, their concepts first. करंट हमें मालूम है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों फ्लो होता है? वो फ्लो होता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स.
हम इसको भी डिफाइन करेंगे. So most of the times we say that this potential difference sorry, is the cause and the flow of charge is the effect. Okay, so हम यहां से आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर. इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्चुअली में डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है. नेचर की किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन करना डिफिकल्ट है. फॉर एग्जांपल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन मास, राइट? इट इज similar fashion, like it is very difficult to define an electric charge. लेकिन जब ये डिस्कवर हुआ था कि एक फंडामेंटल तरह की फोर्स है जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज डिफरेंट फ्रॉम मैग्नेटिक फोर्स, तब हमें इस चीज की थोड़ी क्लैरिटी हुई कि हम किस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करें. सो इलेक्ट्रिक चार्ज को जब हम डिफाइन करते हैं तो व्हाट वी शुड रिमेंबर दैट इट इज अ प्रॉपर्टी. इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है. किस तरह की प्रॉपर्टी है? ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, which means that this property is granted by the nature, right? It is an intrinsic property. ये प्रॉपर्टी किसकी है? This property is of fundamental particles of nature. फंडामेंटल पार्टिकल्स, हम उन पार्टिकल्स को कह रहे हैं जिनसे नेचर की हर चीज बनी है. ओके, फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं तो वी कैन ब्रेक इट डाउन टू मॉलिक्यूल्स. हम मॉलिक्यूल्स को फर्दर ब्रेक डाउन करें तो वी विल गेट एटम्स. एटम्स को भी अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं. फॉर एग्जांपल, न्यूक्लियस के अंदर सर्टेन टाइप्स ऑफ हमें पार्टिकल्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन्स. न्यूक्लियस के बाहर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स. इन पार्टिकल्स को फर्दर डिवाइड करना डिफिकल्ट है. ऑल्दो इलेक्ट्रॉन्स को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, बट डिवाइड करके जो आपको पार्टिकल्स मिलते हैं, क्वार्क्स जिसको हम कहते हैं, वो फिर से रिकम्बाइन हो जाते हैं टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इन्हें हम कह रहे हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ नेचर. सो आई एम राइटिंग दोज एग्जांपल्स. फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ नेचर के जो एग्जांपल्स हैं वो है प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स जिनमें से कई पार्टिकल्स के बारे में हमें अभी पता भी नहीं. ओके, सो इन पार्टिकल्स से नेचर की हर चीज बनी है. सो वी कॉल देम एज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ नेचर. तो ये जो चार्ज जो प्रॉपर्टी है वो इन्हीं पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी. और किस तरह की प्रॉपर्टी है ये? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. और इस प्रॉपर्टी के कारण होता क्या है? इस प्रॉपर्टी के कारण होता ये कि ये जो पार्टिकल्स हैं, दे इंटरैक्ट विद ईच अदर. ये एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं. कैसे इंटरैक्ट करते हैं? बाय एक्सर्टिंग फोर्सेस. एक दूसरे पर ये फोर्स लगाते हैं. दिस इज हाउ दे इंटरैक्ट विद वन अनदर, राइट? सो इसको हम डिफाइन करते हैं एज इलेक्ट्रिक चार्ज. सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी. इलेक्ट्रिक चार्ज कोई पार्टिकल नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी है. लेकिन जिस पार्टिकल के पास वो प्रॉपर्टी होती है, हम कहते हैं कि वो पार्टिकल को हम नॉर्मली इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, राइट? सो दिस इज अ पार्टिकल. दिस पार्टिकल हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज. तो हम नॉर्मली क्या कह देते हैं? हम इसी को ही इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं. लेकिन अगर आप फंडामेंटली देखो तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है. तो हम इलेक्ट्रॉन्स जो है, फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि दे आर चार्ज कैरियर्स, राइट? हम इलेक्ट्रॉन्स चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं है अपने आप. बट दिस इज हाउ वी नॉर्मली से. ओके, तो यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है? ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं. ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज नेचर की, वो इसी तरह की हैं, राइट?
ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट्स दे एक्सर्ट फोर्स, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन, वहां पे भी ऐसा होता है, एक मास दूसरे मास पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। लेकिन ग्रेविटेशन में हम क्या देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ मास m1, दिस इज अनदर मास m2, हम ये देखते हैं कि ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमेशा अट्रैक्टिव है, एक मास दूसरे मास को हमेशा अट्रैक्ट करता है, वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो फोर्स होती है ये दो तरह की होती है, राइट। दिस फोर्स कैन आइदर बी अट्रैक्टिव, यानी दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, या फिर ये दो पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं, राइट। सो आई हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और दो चार्जेस ऐसे भी हो सकते हैं कि वो एक दूसरे को रिपेल करें। तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्योंकि ये फोर्सेस दो तरह की है, तो हम कहते हैं कि चार्जेस भी दो टाइप के हैं। हम कभी नहीं कहते कि मास जो है वो दो टाइप का होता है, मास हमेशा एक ही टाइप का होता है, मास पॉजिटिव होता है, क्योंकि जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमेशा एक ही तरह की है, विच इज अट्रैक्टिव। लेकिन क्योंकि जो चार्ज के कारण जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो दो तरह की होती है, इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज भी दो तरह के होते हैं। वो दो तरह के कैसे होंगे, वो इस तरह के होंगे कि एक दूसरे से बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट होंगे, राइट। सॉरी। तो वो एग्जैक्टली अपोजिट टाइप्स के होंगे अगर, तो उनका नाम हम, कोई भी अपोजिट नाम उनका हम दे सकते थे, राइट। एक टाइप को हम कह देते यस और एक टाइप को हम कह देते नो, एक टाइप को हम कह देते ट्रू और एक को हम कह देते फॉल्स। कोई भी दो अपोजिट नाम हम दे सकते थे, एक को हम कह देते टीचर और एक को हम कह देते स्टूडेंट, है ना, कोई भी अपोजिट नाम हम ले सकते थे। हमने जो दो अपोजिट नाम चुने, हमने कहा एक के टाइप को पॉजिटिव और एक के टाइप को नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, हम जो चार्ज के लिए यूज कर रहे हैं, ये सिर्फ एक नाम है। पॉजिटिव और नेगेटिव इज जस्ट अ नेम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। आप और कोई सा भी नाम दे सकते थे। ये मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम पॉजिटिव नेगेटिव करंट को भी बोलते हैं, हम पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज को भी बोलते हैं, हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को भी बोलते हैं। तो चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ एक नाम है। नाम क्यों है, क्योंकि वो दो प्रॉपर्टीज जो है दोनों चार्जेस की, वो एग्जैक्टली अपोजिट, वो एग्जैक्टली अपोजिट है। हमें कैसे मालूम, क्योंकि फोर्स जो है वो दो तरह की, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी, राइट। सो वो अपोजिट कॉनोटेशन देने के लिए हमने क्या किया है, उनका नाम दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसकी जो और बेसिक चीजें हैं वो हमें मालूम है। इलेक्ट्रिक चार्ज को नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट कॉल्ड कूलम्स, C, राइट। इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो फोर्स की मैंने बात करी, उस फोर्स को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग अ लॉ called Coulomb's law. Coulomb's law states that this force is directly proportional to the magnitude of these charges. It is inversely proportional to the square of the distance between them. And this force also depends on the medium in which these charges are placed. Epsilon जो आता है वो वहां से आता है। तो मीडियम अगर चेंज कर देंगे हम, बाकी सारे फैक्टर्स को सेम रहने देंगे, तो जो फोर्स है वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो नेटवर्क थ्योरी में हमें ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है कूलम्स लॉ पर, स्टिल फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आई एम डिस्कसिंग दिस। सो बाय यूजिंग कूलम्स लॉ वी कैन accurately calculate this force.
ठीक है. So this is an electric charge. So once we understand an electric charge, we can move further. इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट. सार्थक sir. जैन, are you there, सार्थक? Yes, sir. सार्थक, कोई डाउट आपको? No, sir. गुड. ठीक है. तो ये जो चार्ज है, अब यहां से सारी कहानी चालू हो रही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की. और जब हमने ये चीज डिस्कवर करी कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स की हेल्प से हम ना केवल पावर ट्रांसफर कर सकते हैं बल्कि लॉजिकल डिसीजंस भी ले सकते हैं, तो वहां से वी इन्वेंटेड लाइक व्हाट वी नो एज ट्रांजिस्टर्स. ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से हमने गेट्स बनाए. गेट्स की हेल्प से हमने माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स बनाए, और कंप्यूटर साइंस फिर वहां से आती है, राइट. सो ये जो सारी कहानी है ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसके कारण एक बहुत फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर हमें देखने को मिलती है. ओके. तो ये जो चार्ज का जो फ्लो है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट जो है, नाउ एक क्विक हम उसको भी रिकैप कर लेते हैं. अगर हमारे पास ये कंडक्टर है और उसके क्रॉस सेक्शन को हम मॉनिटर कर रहे हैं, तो हमें दिखाई देगा कि देयर इज अ नेट चेंज इन चार्ज थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन. तो चार्ज का जो फ्लो हो रहा है, मोर अप्रोप्रिएटली फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं. फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट को हम स्मॉल आई या कैपिटल आई से शो करते हैं, एंड इट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स, कैपिटल ए, राइट. तो मैथमेटिकली हम इसको एक क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर में हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, और दिस इज बेसिकली रेट एट विच द नेट चार्ज इज चेंजिंग अक्रॉस दैट क्रॉस सेक्शन. फ्लो ऑफ दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो इंस्टेंटेनियस करंट जो है, दैट इज इक्वल टू द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द चार्ज जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन. तो हम हमेशा ये कहते हैं कि करंट फ्लोज थ्रू अ पॉइंट, राइट. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, अब जब ये चार्ज फ्लो होता है तो हम बहुत सारे काम उससे कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, बल्ब का जलना इज डिपेंडेंट ऑन दिस चार्ज. मैग्नेटिक फील्ड का बनना, जिससे मशीन्स के बारे में हम पढ़ते हैं, वो भी फ्लो ऑफ चार्ज के कारण बनती है. तो उससे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि चार्ज फ्लो होता है क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फ्लो ऑफ चार्ज? वो जो रीजन है उसको हम कहते हैं वोल्टेज, राइट. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड वोल्टेज. सो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें याद रखनी है एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैंने जैसे बताया कि इलेक्ट्रिक जो करंट है इट फ्लोज थ्रू अ पॉइंट. वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस टू पॉइंट्स. दो पॉइंट्स के बीच में हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं. करंट हमेशा थ्रू अ पॉइंट देखा जाता है, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन. ओके. सो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस ही वोल्टेज है. सो क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज पोटेंशियल. अब इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हमें करने की जरूरत पड़ी है क्यों? कि आपने एक नई टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर दी पोटेंशियल नाम की. तो अभी इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कि एक नया नया कॉन्सेप्ट हम लाए क्यों पोटेंशियल का. ठीक है. पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट ए गिवन पॉइंट, यानी इट इज रिलेटेड टू व्हाट वी कॉल एज पोटेंशियल एनर्जी. लगे हाथ हम पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन कर देते. द एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. क्विकली ये सारे कॉन्सेप्ट हम रिव्यू करते हैं. सबसे पहला कॉन्सेप्ट एनर्जी. कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. एनर्जी कई तरह की हो सकती है. फॉर एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी. अगर हमें काइनेटिक एनर्जी एक्सपीरियंस करनी है तो हम एक रोड पे खड़े हो जाए और एक स्पीड से आ रहा है कोई ट्रक है, उसके अगर सामने मैं खड़ा हो जाऊं तो मुझे पता लग जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी. ऑफ कोर्स उसको बताने के लिए मैं फिर रहूंगा नहीं.
बट इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमें मालूम है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ दिस ट्रक, द वेलोसिटी एट विच इट इज मूविंग, है ना। सो इट हैज द कैपेसिटी टू डू वर्क, और उसी कैपेसिटी को हम एनर्जी कह रहे हैं, और ये स्पेसिफिक टाइप है जिसको हम कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से एक एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये एक ऐसी एनर्जी है जो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सिस्टम और कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम का मतलब है मोर देन वन थिंग्स, हमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स चाहिए, और दूसरा उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होनी चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन का एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगर हमारे पास एक पत्थर है which is lying on ground, so this is a stone which is lying on ground, और इस पत्थर को अगर हम ऊपर उठा दें, I raise this stone to a height h, right, और अब इस पत्थर के नीचे हम किसी को बिठा दें, यहां पर टीचर को बिठा दें किसी, और फिर हम इस पत्थर को ड्रॉप कर दें, तो दिस स्टोन विल डू सम यूजफुल वर्क, राइट। वो एक यूजफुल काम करेगा, ये उस टीचर की क्लास खत्म कर देगा हमेशा के लिए। तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। दिस स्टोन हैज एक्वायर्ड सम एनर्जी, लेकिन अगर यहां पर ये अर्थ नहीं होता तो स्टोन के पास भी वो एनर्जी नहीं होती। यानी अकेला स्टोन हो या अकेला अर्थ हो, दोनों केसेस में ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती पिक्चर, राइट। तो यहां पर देखो दो चीजें, हमें अर्थ भी चाहिए और स्टोन भी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, यू हैव टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये स्टोन ग्राउंड पर रखा हुआ है तब इसके पास ये एनर्जी नहीं है, जब आप इसको एक सर्टेन हाइट पर ले जाओगे तब दिस स्टोन विल एक्वायर दैट एनर्जी, राइट। सो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और भी एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल अ स्प्रिंग, आई हैव अ स्प्रिंग हियर, ये इंडक्टर नहीं है, ये एक स्प्रिंग है। अगर मैं स्प्रिंग को प्रेस कर दूं, so what I have done is I have changed the configuration of the spring, और फिर मैं इसको रिलीज करूंगा तो इट विल बाउंस बैक, वो एनर्जी को रिलीज कर देगा वो। तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास अगर दो चार्जेस हैं, दो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं Q1 एंड Q2, and let us say that both of them are positive charges, मुझे इनको इनके रेस्पेक्टिव पॉइंट्स पर होल्ड करके रखना है। मुझे Q1 को एक पॉइंट A पर रखना है और Q2 को एक पॉइंट B पर रखना है, राइट। तो अगर मैं इनको इस तरह से रख के अगर छोड़ दूंगा तो क्या होगा, इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है उसके कारण ये मूव करने लग जाएंगे और ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ये इन दोनों पॉइंट्स A और B पर नहीं रहेंगे। तो अगर मुझे इनको A और B पर रखना है तो मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी मुझे एक एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी ताकि ये दोनों चार्जेस अपनी जगह पर रहें। यानी कि एक से ज्यादा चार्ज अगर है सिस्टम में तो वहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर आप इन चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज कर दें तो अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाए, राइट। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो चार्जेस के कारण आ रही है। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये मैं जो आपको एग्जांपल यहां दे रहा था, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों एनर्जीज क्यों पिक्चर में आ रही है, बिकॉज ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के केस में इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में मासेस हैं जो एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, राइट। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि एक नया टर्म जिसको हम पोटेंशियल कह रहे हैं वो डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो वो हमें जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सबसे पहले तो हमें रिक्वायरमेंट थी सिस्टम। हम चाहते थे सिस्टम की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाए, सिस्टम जैसी चीज ही नहीं रहे, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगेन कमिंग बैक टू ग्रेविटेशन,
I have earth and I have stone. और क्या हो रहा है कि जो अर्थ है, दिस इज पुलिंग द स्टोन टुवर्ड्स इटसेल्फ. ये जो टेंडेंसी है पत्थर को अपनी तरफ खींचने की, दिस इज ड्यू टू व्हाट वी कॉल एज द ग्रेविटेशनल फील्ड. एक फील्ड है अर्थ के आसपास जिसको हम कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड. और उसके कारण क्या हो रहा है, जो स्टोन है दैट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू द अर्थ. अगर ये पत्थर अपनी जगह पर नहीं होता तो क्या अर्थ के पास वो ग्रेविटेशनल फील्ड वाली प्रॉपर्टी स्टिल रहेगी? इज इट डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ स्टोन? नो, वो स्टोन की प्रेजेंस पर डिपेंडेंट नहीं है. अगर ये पत्थर नहीं होगा तो भी जो अर्थ की जो प्रॉपर्टी है टू पुल मासेस टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो रहेगी उसको, है ना. तो हम एक ऐसा नया प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहते हैं जिससे सिस्टम वाली रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए. अकेला अर्थ हो तो भी हम उस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकें, राइट. तो हमने क्या किया, देखो ये जो पत्थर था इसका मास है m. जब मैंने इसको एक हाइट पर रेज कर दिया h से, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो कितनी आ गई, mgh. mgh में ये जो तीन फैक्टर्स हैं, इनमें कौन सा फैक्टर है जो पत्थर पे डिपेंडेंट है? मास. हम मास वाले फैक्टर को ही हटा देते हैं, हम सिर्फ अर्थ वाले फैक्टर्स को ही रहने देते हैं. तो मैंने क्या किया, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर दूंगा मास से, तो मुझे अब नया एक क्वांटिटी मिल रही है GH. नाउ दिस GH इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. सी, नाउ आई हैव समथिंग विच इज डिपेंडेंट ओनली ऑन हाइट. ये एक हाइट है h, ये एक हाइट है h डैश, राइट. तो ये जो नई क्वांटिटी मैंने डिफाइन करी है इसे मैंने कह दिया पोटेंशियल. अब मैंने कहा कि पोटेंशियल एट दिस हाइट, ये मैं पॉइंट को शो कर रहा हूं, ये स्टोन नहीं है. पोटेंशियल एट हाइट A इज GH. पोटेंशियल एट हाइट एट पॉइंट B इज GH डैश. अब ये मैंने नया चीज डिफाइन कर दिया पोटेंशियल, विच इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास. पर यूनिट मास बना के फायदा क्या हुआ, मास से मैंने इंडिपेंडेंट कर दिया उसको, यानी अब स्टोन की रिक्वायरमेंट ही नहीं रही, क्योंकि हमारा फोकस इस प्रॉपर्टी पर है, अर्थ के इस प्रॉपर्टी पर, राइट. तो अब हम देखो इजीली कह सकते हैं कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करो, मास को मल्टीप्लाई कर दो पोटेंशियल से, उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल उससे मल्टीप्लाई करो. सो अगर पॉइंट ए पर आके आप स्टोन को रख रहे हो तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए मल्टीप्लाइड विद द वैल्यू ऑफ मास, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी. अगर आपको बी पर पोटेंशियल एनर्जी पता करना है तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है यानी GH डैश, उसको मल्टीप्लाई कर दो मास से, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी पता चल जाएगी. Right, this is why we have defined a new quantity called potential. More appropriately, this quantity is gravitational potential. Okay, अब gravitational potential से कई सारी चीजों को एक्सप्रेस करना आसान हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पत्थर रखोगे B पर और उसको छोड़ दोगे तो वो कहां जाएगा, A की तरफ जाएगा. पोटेंशियल कहां पर ज्यादा था, B का पोटेंशियल ज्यादा था एज कंपेयर टू पोटेंशियल एट A, है ना. GH पर डिपेंडेंट है क्योंकि वो, तो हम कह रहे हैं कि नेचुरल मूवमेंट ऑफ द स्टोन इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल. पत्थर का जो नेचुरल फ्लो है, या मोर अप्रोप्रिएटली मास का जो नेचुरल फ्लो है, वो हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट से लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ है. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी और लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी. तो जो बेसिक टेंडेंसी है किसी भी मैटर की, वो हमेशा ये होती है कि अपने एनर्जी को मिनिमाइज करना. दैट विल गिव इट मोर स्टेबिलिटी. इसलिए वो क्या चाहता है, लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ जाना चाहता है. तो जहां लोअर पोटेंशियल है वहीं पर लोअर एनर्जी स्टेट है. इसलिए पत्थर क्या कर रहा है, हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा, राइट. तो यहां से हमें जो एनालॉजी है वो कंप्लीट होती है बिटवीन ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी.
जिस तरह से नेचुरल फ्लो ऑफ मास हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है, उसी तरह से नेचुरल फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट से लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ होता है। सर बस क्या पोटेंशियल क्या है? पोजीशन है? पोटेंशियल पोजीशन नहीं है, पोटेंशियल एक प्रॉपर्टी है। अगेन मैं इसको इस पॉइंट पर आ रहा हूं। हमने दो प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने अभी अभी बताया, एक है पोटेंशियल एनर्जी और एक है पोटेंशियल। जो पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, यानी हमें एक से ज्यादा चीजें चाहिए होंगी। एक अकेले चार्ज से आप पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर पाओगे, आपको कम से कम दो चार्ज पार्टिकल्स चाहिए। इसी से छुटकारा पाने के लिए हमने एक और प्रॉपर्टी को डिफाइन किया, जिसको हमने कहा पोटेंशियल। पोटेंशियल जो है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फील्ड। ये फील्ड की प्रॉपर्टी है। जैसे यहां पर एक ये पॉजिटिव चार्जेस मैंने ले लिए Q1 Q2, अब इसके कारण एक पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है ना, ये हमें मालूम चल गया। पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए आपको दो चार्जेस की जरूरत नहीं है, अकेला चार्ज काफी। आपको मालूम है कि इसकी फील्ड जो है वो कैसे बनती है, राइट? अब जब आप पोटेंशियल डिफाइन करोगे तो आप कहां पर डिफाइन करोगे? किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर डिफाइन करो। ये है पॉइंट ए, तो मैं कहूंगा पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ए। ये है पॉइंट बी, तो मैं कहूंगा पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बी। तो अगर आप एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख दोगे, यहाँ पर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रखोगे, तो उसका जो फ्लो होगा वो ए से बी की तरफ होगा। मान लो यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट बी मैं यहाँ लिख, उसका नेचुरल फ्लो ए से बी की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि ए पर पोटेंशियल ज्यादा है, बी पर पोटेंशियल कम है। पोटेंशियल ज्यादा है मतलब वहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी उस स्पेसिफिक चार्ज की। सो आपका जो क्वेश्चन है, व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल इज अ प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है वो? एक फील्ड की प्रॉपर्टी है। हमने ऐसा क्यों डिफाइन किया? क्योंकि फील्ड हमेशा रहेगी, चाहे दूसरा चार्ज पार्टिकल हो या ना हो। ये अकेला है तो फील्ड है यहाँ पर। इज इट क्लियर? यस। इसमें बहुत कंफ्यूज होने की बात नहीं है। हमें आज सिर्फ, हमारा टाइम भी खत्म हो गया, हमारा आज का कंक्लूजन आप सिर्फ इतना याद रखो, वी हैव टू टैंक्स, tank A and tank B. These tanks are at different heights from the ground, right? A की हाइट ज्यादा है B की हाइट से। अगर हमारे पास एक प्रोविजन है पानी को फ्लो होने का यहाँ पर, तो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर जो होगा वो कैसा होगा? A से B की तरफ। तो हम कहेंगे कि ये फ्लो ऑफ वाटर इज एनालॉगस टू द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो डिफरेंस इन हाइट है दोनों ए और बी के बीच में, दिस इज एनालॉगस टू वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच में। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या हो रहा है? जो मास का फ्लो है नेचुरल, वो ए से बी की तरफ। आप क्या उसको बी से ए की तरफ फ्लो करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक और एनर्जी का सोर्स लगाना पड़ेगा। So we'll carry on with this discussion in the next